हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 7 है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी की इकाई है। तो जी यहाँ पर कैपिटल जी है, जिसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। ओके, तो इसकी यूनिट पूछी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होती है। और इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हम, तो इसे फोर्स के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू होता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। और हमें यूनिट जी की निकालनी है, तो जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में, अब m1 m2 यहाँ पर दो मास है मल्टीप्लाई में, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो फोर्स को किस में लिखते हैं, तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। और आर यहाँ पर दूरी है, दूरी जिसे डिस्टेंस कहते हैं, तो डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है। तो m का स्क्वायर हो गया। ओके, और m यहाँ पर मास है। मास मतलब कि ये मास मतलब कि द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, तो इसको केजी में मेजर किया जाता है। तो m का स्क्वायर है यहाँ पे, तो केजी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसके यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इसकी मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला, जिसको कि एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं, वो भी इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यूनिट सारी लर्न होनी चाहिए। तो लर्न होगी तो हमें इतना सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। बट बाई चांस हम कभी भूल भी जाते हैं, तो अगर हमें फॉर्मूला लर्न होता है तो हम यूनिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेग माप है। आवेग जिसको कि इम्पल्स कहते हैं, तो ये किसका माप होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग में परिवर्तन का। तो संवेग में जितना भी परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है। ओके, और आवेग को जे से डिनोट किया जाता है, जे से, इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू में टाइम इंटरवल। ओके, तो एफ यहाँ पर फोर्स है जो कि हमने बॉडी पे अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स, वो फोर्स है। और टाइम इंटरवल जितने मतलब ये फोर्स कितने मतलब टाइम में अप्लाई हुआ है, वो वाला टाइम है, ये मिनिमम टाइम होता है। ओके, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। और ये बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है डेल पी के। मतलब कि संवेग में जितना भी परिवर्तन हो रहा है ये उसके बराबर होता है। पी यहाँ पर संवेग है और डेल पी का मतलब है संवेग में परिवर्तन। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा जे के, आवेग के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम में जितना भी चेंज होता है एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, उसको इम्पल्स कहते हैं। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर अपॉन में सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक न्यूटन भी होता है, इसको न्यूटन भी होता है और ये भी होता है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे आया, तो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू में ए। तो एम यहाँ पर मास है और ए यहाँ पर एक्सिलरेशन है। तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में टी, वो मतलब कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ओके, मतलब कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सिलरेशन। ओके, मतलब एक्स वेलोसिटी में जितना भी चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको एक्सिलरेशन कहते हैं। और वो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है डी अपॉन में टी, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इससे हमारा क्या आ गया, डी अपॉन में टी, ये तो वेलोसिटी हुई और इसके नीचे टी एक और है, तो अपॉन में टी एक और आ गया। ओके, तो इजिकल्स टू ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन में टी। अब ये वाला टी जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो टी इंटू में टी। और एम यहाँ पर मास हमारे पास पहले से था, तो एम। ओके, तो एम, अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इससे हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो एम यहाँ पर मास है, मास को केजी में लिखा जाता है।
और डी यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मीटर में लिखा जाता है, और अपॉन में इसके टी है तो टी का स्क्वायर है। ओके, तो टी किस में लिखा जाता है, तो ये सेकंड में लिखा जाता है, तो टी का स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी यूनिट आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर के। ओके, वैसे 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के, तो ये हमें मीटर में दिया हुआ है, बट हमारा जो ऑप्शन है वो मिलीमीटर में है, तो इसको हम मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं 10⁻⁻6 अपॉन में 10⁻3। तो ये 10⁻3 क्यों आया है, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन में है, तो अपॉन में जब पावर होती है तो ये ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर 3 आ गया। ओके, तो 10⁻3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 10⁻3। ये माइनस में है तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। ओके, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। ओके, तो 1 माइक्रोन इजिकल्स टू होता है 0.001 मिलीमीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक, तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केल्विन। तो केल्विन होता है टेम्परेचर का एसआई मात्रक, और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तो जूल किसका होता है एसआई मात्रक, तो ये होता है एनर्जी का और वर्क का, ये दोनों का होता है जूल। ओके, और यहाँ पर वाट है, तो वाट किसका होता है, ये शक्ति का होता है जिसको कि पावर कहते हैं, और यहाँ पर कैलोरी भी है, तो कैलोरी किसका होता है, तो ये हीट का होता है, हीट को मेजर करते हैं कैलोरी में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है ये पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब यहाँ पर आपतन कोण है जिसको कि इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण, तो यहाँ पर हमेशा इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगा क्रांतिक कोण से। ओके, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि ये कोई ऑप्टिक्स है और इसमें ये कोई लाइट एंटर कर रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण ये इस तरह ये अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और फिर बाद में ये रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, तो ये वाला जो कोण हुआ ये इंसिडेंट एंगल हुआ हमारा, तो ये जो इंसिडेंट एंगल होता है वो हमेशा इससे बड़ा होगा, ये बड़ा है, दिख रहा है हमें बड़ा, तो इसे इंसिडेंट एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ओके, तो हमारा इससे राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, तो सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को क्या कहते हैं, मतलब कि स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, और जब हम छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी सामान्य लंबाई में आ जाती है, तो ये कौन से फोर्स के कारण होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तो इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल, या इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ओके, तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल, जिसके कारण जो स्प्रिंग होगी वो अपनी सामान्य लंबाई में वापस लौट जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा दिए हुए काल वेग ग्राफ में मंदन का मान है, तो मंदन का मान पूछा है, मतलब कि एक्सेलरेशन होता है, मंदन यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को कहते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस में वी आई अपॉन में टी, ये एक्सेलरेशन होता है, जो लास्ट वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होती है, इसका डिफरेंस करके हम टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे लास्ट वेलोसिटी 50 है माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो डिफरेंस यहाँ पर 30 तक आ रहा है, यहाँ पर ओके, डिफरेंस यहाँ पर 30 तक आ रहा है यहाँ पर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी 30 आ गई, अपॉन में टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पर 4 है, तो 4 आ गया यहाँ पर,
तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो 20/4 आ जाता है, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है यहाँ पर। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों का गति के नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केपलर ने। तो केपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे, और इन्होंने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रैखिक संवेग का संरक्षण। तो जेट इंजन जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण, और इसको हम समझ कैसे सकते हैं? तो इसको हम जैसे रिकॉइल ऑफ गन से समझ सकते हैं, जैसे बंदूक से प्रहार करते हैं उससे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम शॉट फायर करते हैं, तो शॉट फायर करते टाइम की जो वेलोसिटी होती है, वो शॉट फायर करने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। ओके, तो ये दोनों वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है। मतलब इसमें जो होता है, तो इसमें मास जो होगा वो मास भी मास के इक्वल होगा। ओके, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ओके, तो इसमें सेकंड और थर्ड लॉ दोनों लगता है न्यूटन का। तो सेकंड लॉ में क्या होता है? सेकंड लॉ में हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, तो हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम अपनी ओर फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, लेकिन जो बंदूक की गोली होती है वो बाहर की तरफ जाती है, तो इसे ये जो फोर्स अंदर की ओर जितना अप्लाई करेंगे उतने ही फोर्स से ये बाहर की ओर जाएगी। तो इसको न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। तो इस तरह से ये m इंटू में v और ये m इंटू में v, ये क्या होता है? ये मोमेंटम होता है। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में मोमेंटम को इक्वल रखा जाता है, इसमें मतलब कांस्टेंट रखा जाता है मोमेंटम को, इसलिए इसको संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, और इसी सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा, तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये पूछा है। तो आरंभिक मान का, जिसके साथ का या से लगा होता है, उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है, तो 1/3 किया जाता है, तो नीचे ये क्या हो गया? ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी। ओके, और जो हमारी अब वाली वेलोसिटी है, ये अब वाली वेलोसिटी है। ओके, ये हमारी अब वाली वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस पे हम अप्लाई कर देते हैं 1/2 m, और v कितना है पहले वाला, यहाँ पर v कितना है पहले वाला? तो पहले वाला 3 है, तो इंटू में 9 आ गया। ओके, क्योंकि 3 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से 1/2 m इंटू में अब कितना है v? अब हमारा 1 है, तो 1, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 9 = 1, ये आ गया। तो पहले की कितनी थी? पहले की 9 थी, अब हमारी कितनी रह गई? अब हमारी 1 रह गई, तो हमारा आंसर ये आ गया 1/9 टाइम्स। ओके, 1/9 टाइम्स वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, मतलब कि जो ऑसिलेशन होता है उसका समय पूछा है कितना हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ओके, तो अगर वो झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वो एकाएक खड़ी हो जाती है तो हमारा जो दोलन काल होगा वो कम हो जाएगा। ओके, जिस तरह से घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसकी लंबाई जब बढ़ती है, जब लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल, मतलब कि आवर्तकाल मतलब है जो दोलन काल जो उसका समय होता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो टाइम जो होता है इंक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होने के कारण फोर्स ज़्यादा लगता है, और झूला जल्दी जल्दी, मतलब कि जो लोलक है, मतलब कि पेंडुलम है, वो जल्दी जल्दी वो मूव करने लगेगा। ओके, तो इसी तरह अगर लड़की खड़ी हो जाती है
तो लड़की जब खड़ी हो जाती है झूले में एकाएक, तो उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, जिसके कारण टाइम इसमें होगा, टाइम डिक्रीज मतलब टाइम कम हो जाएगा, समय जो होगा कम होगा, और जो झूला होगा वो जल्दी जल्दी, समय कम होगा तो झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। ओके, तो इसमें यही बताया गया है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और मैंने इस तरह का क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी करवाया था 16 नंबर क्वेश्चन में, अगर सही से अगर और समझ ना हो तो वहाँ से देख ले। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गतिमान वस्तु में होती है। तो गतिमान वस्तु में क्या होती है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv²। ओके, ये पिछले क्वेश्चन में बताया है मैंने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो चलती गाड़ी में, जो गाड़ी अगर चल रही है उसमें अगर आदमी बैठा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। ओके, तो इस तरह से चलते हुए हवाई जहाज में, चलती हुई गाड़ी में अगर बैठे हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। ओके, तो इसमें लगने वाला समय कितना होगा ये पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा। तो लगने वाला समय आधा होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी पिंड की गति पूछी है, गति दुगनी की है इन्होंने, तो वेलोसिटी 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर कांस्टेंट है, दूरी अपरिवर्तित है, दूरी चेंज नहीं होगी। अगर हमारी वेलोसिटी 2 टाइम इंक्रीज हो जाती है तो टाइम 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो टाइम पहले का आधा रह जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है ये पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, बल। तो ये बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के फर्स्ट नियम से। वैसे तो बल की परिभाषा न्यूटन के सेकंड नियम से मिलती है, और फर्स्ट नियम में जड़त्व होता है। ओके, तो जड़त्व यहाँ पर हमारे ऑप्शन में जड़त्व का ऑप्शन मतलब कि नहीं है, तो हम इसका राइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन बी ही होगा, बल ही होगा। ओके, क्योंकि अगर हम त्वरण करते हैं तो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेग में जितना भी परिवर्तन होता है टाइम के अकॉर्डिंग वो त्वरण के बराबर होता है। लेकिन फर्स्ट लॉ में परिवर्तन नहीं होता वेग में। ओके, तो त्वरण नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा भी नहीं कर सकते। एक समान गति और एक समान गति ये भी नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन बच गया बल। ओके, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये ऐसे का ऐसे ही आया हुआ है इसका, और इसकी राइट आंसर की यही आई हुई है, इसका राइट आंसर बल ही होगा। ओके, क्योंकि जड़त्व जो होता है वो भी एक तरह से बल होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, जो हम अप्लाई करते हैं वो वाला नहीं होता, वो वस्तु का जो होता है वो फोर्स होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये वस्तु के मास के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है जड़त्व जो होता है इसमें। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो जड़त्व की व्याख्या पूछी है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। तो न्यूटन के प्रथम नियम में हमें जड़त्व की व्याख्या मिलती है। ओके, और जड़त्व किसे कहते हैं, तो जब तक हम किसी स्थिर या समान वेग से चल रही वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। ओके, अगर उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी को जड़त्व कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो इसकी प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है, मतलब कि ये किस पर निर्भर करती है ये पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान पर, मतलब कि मास पर ये डिपेंड करती है कि इसका जड़त्व इसमें कितना होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभवांतर को मेजर करने के लिए कौन सी युक्ति का यूज किया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्टा मापी। तो वोल्टा मापी का यूज विभवांतर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके, और इसको इंग्लिश में वोल्टमीटर भी कहते हैं। तो वोल्टा मापी को वोल्टमीटर भी कहते हैं। वोल्टा मापी या वोल्टमीटर का यूज किया जाता है विभवांतर को मेजर करने के लिए। ओके, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है विभव मापी। तो ये विभवांतर को मेजर कर रहा है, तो हमें लगेगा कि विभव मापी भी इसका नाम हो सकता है, बट ये गलत है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर सही आंसर हमारा वोल्टा मापी होगा, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट वोल्टा थे जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। तो साइंटिस्ट वोल्टा के नेम पर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज वोल्टा मापी रखा गया था। ओके, और वोल्टेज मतलब विभवांतर होता क्या है? तो विभवांतर होता है किसी एकांक धनावेश को चालक से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो किया गया कार्य होता है उसको विभवांतर कहते हैं। ओके, मतलब कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये कोई चालक है, इसका पॉइंट ए है और ये इसका पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पे कितनी वोल्टेज आ रही है वो वी ए होगी। ओके, और बी पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो वी बी होगी। ओके, तो इसको हम मतलब इस चालक के बीच में जो टोटल वोल्टेज होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी ए माइनस वी बी। तो इसको विभवांतर कहते हैं। ओके, तो वोल्टेज डिफरेंस मतलब कि जो वोल्टेज होगी इस चालक के बीच में जो वोल्टेज होगी वी ए माइनस वी बी, तो इसको विभवांतर कहते हैं। और विभव क्या होता है? तो सिर्फ वोल्टेज जो होता है उसको विभव कहते हैं, और विभवांतर जो होता है वो वोल्टेज का डिफरेंस होता है। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन है एमीटर का। तो ये करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का भी ऑप्शन है। तो ये गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ये करंट की डायरेक्शन को या करंट विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये तो करंट मेजर करता है कितना करंट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में सिर्फ उसकी उपस्थिति का पता लगता है और उसकी डायरेक्शन का पता लगता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव का प्रवाह। मतलब कि द्रव यानी कि जो लिक्विड है वो कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रही है उसको वेंटूरीमीटर से मापा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा कल का प्रश्न था नाभिकीय रिएक्टर में विभंधक का कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। विभंधक मतलब कूलिंग होता है, यहाँ पर कूलिंग से मतलब है विभंधक का। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें ज़्यादा हीट आने लग जाती है। तो इसको मतलब ठंडा करने के लिए विभंधक का कार्य करते हैं। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और विभंधक का कार्य ये मतलब क्या यूज़ करते हैं इसमें? तो D2O का यूज़ किया जाता है। D2O मतलब ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम होता है, इसका यूज़ किया जाता है, या फिर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है विभंधक के कार्य के लिए नाभिकीय रिएक्टर में। ओके, तो जिनका बी आंसर था उनका सही है। और हमारा आज का प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के, तो ये प्रकाश के मतलब कौन सी परिघटना पर निर्भर करता है? ये जो एंडोस्कोप होता है ये पूछा है। तो हमारे पास ऑप्शन है परावर्तन पर, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन पर, और सी है अपवर्तन पर निर्भर करता है, और डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।